2000 छोड़ दीजिए, और उस 2000, 3000, 1000 पद की आशा में लाखों अभ्यर्थी उसी भर्ती के लिए रोते रहते हैं पूरी जिंदगी। धरना, प्रदर्शन, भर्ती पूरी नहीं होती। आप भी लगातार एफआईआर कराते कराते, और आपको तो बता दिया जाता है कि इस केस में इतनी एफआईआर है, आपकी एफआईआर की जरूरत क्या है? जी, देखा जाए आपने बिल्कुल वाजिब बातें कही हैं, और जो भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं इसमें कोई शक नहीं कि हम सभी लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहाँ बैठे हैं। आप इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस गंभीर मुद्दे को सामने ला रहे हैं। हम सभी इससे बहुत ही व्यथित हैं, बहुत ही व्यथित हैं। आप व्यथित हैं, जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग व्यथित हैं, चाहे वेदपाल जी हो, चाहे सुनील जी हो, चाहे माही हो, सभी आदमी जान रहे हैं। सुरेंद्र जी इस बात को बखूबी बताते रहते हैं कि ये मामले बड़े सेंसिटिव हैं। मुख्य बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मामले में संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई दिख रही है। सरकारों को लगता है कि जैसे कि वह अगर किसी को रोजगार दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, जबकि एक समय था जब यह माना जाता था रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी मानी जाती थी। जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, उसका एक बुनियादी कंसेप्ट था कि सरकारी रोजगार दिए जाएंगे, और शुरू में तो निशुल्क भी होते थे सरकारी रोजगार। अब तो सबके साथ टैग लग गया है। जैसे दरोगा भर्ती में 15 से 20 लाख है, पीसीएस भर्ती 50 लाख है, तो फला भर्ती फला लाख है। छोटी से छोटी भर्ती भी 2, 4, 5 लाख की बन गई है। तो जैसे दहेज को लेके पैसा हो गया है कि हर दहेज का पैसा है, वैसे भर्ती में भी पैसा हो गया है, और वह भी सस्ते में नहीं मिल रहा है, जल्दी नहीं मिल रहा है। पैसा भी लोग दे रहे हैं, लाखों जो है परेशानियां हो रही हैं। ये मेरे ख्याल से पिछले मैं आपके एक बहस में था, आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि जो फीस ले लेते हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए तो फीस ले रहे हैं ये लोग। एक भर्ती आपने जैसा कहा, एक भर्ती निकाला आपने, 1 लाख आदमी ने अप्लाई किया, आपने 2 करोड़ 10 करोड़ उसका फीस ले लिया, और उसमें मिला किसी को नहीं। कभी कभी भर्ती कैंसिल हो रही है, कभी किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये भर्तियों का जो खेल चल रहा है वह अपने आप में बड़ा खतरनाक हो गया है। उसमें इन्होंने जो एक और नया पेज डाल दिया है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग इनको बहुत सुहाता है, सब अब लगता है सभी सरकारों को सुहा रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में रिन्यूअल चार्ज रहता है। यहाँ तो भाई मान लीजिए आप एक ही बार किसी से 5 लाख लेंगे और जीवन भर के लिए आप फ्री कर दिए उसको। आउटसोर्सिंग में हर साल आप उसका रिन्यूअल करा देंगे। 6,000 तनख्वाह का आदमी है, 6,000, 8,000, 10,000 तनख्वाह दे रहे हैं, 50,000 उसका आप घूस मांग रहे हैं। वह भी नौकरी हो गई है। आउटसोर्सिंग कौन सी नौकरी, लेकिन वो भी नौकरी हो गई। माही राजपूत जी, उनसे सिर्फ एक छोटा सा कमेंट लूंगा, फिर विक्रम सिंह के पास आऊंगा। मामला बहुत बड़ा हो गया, फिर सुनील लांबा जी की भी बात सुन ली जाए। जी माही, क्या हाल है? अब आपको तो कुछ कोर्ट ने कर दिया यूपीएसआई भर्ती पर, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कुछ निर्देश दे दिया है, आपकी भर्ती तो अब सुरक्षित हो रही है। जी नमस्कार सभी माननीय पैनलिस्ट को सबसे पहले, और बहुत बहुत नमस्कार शिव कुमार जी सर आपको कि मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं, मेरे मन में आ रही है मंत्रियों की, विधायकों की लड़ाई देखते हुए, क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलने के लिए फेमस भी हूं, कि अगर ये अपने मालिकों के सामने यशस्वी न लगाएं तो मैं लिख के दे सकता हूं इनको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। अब यशस्वी में सारे मुख्यमंत्री यशस्वी हैं, सारे नेता यशस्वी हैं, बस अगर कोई बेवकूफ है तो वो है विद्यार्थी और बेरोजगार। दूसरी बात, ये जो भर्तियां कोर्ट में खिंचती हैं, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं शिव कुमार जी, आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं, सारे पैनलिस्ट भी पढ़े लिखे हैं। मैं कभी कभार सोच के बड़ा अचंभित होता हूं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनमें कितना, वो कैसे विवेकी पुरुष थे कि उस समय उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया, वरना आज आत्महत्या के सिवाय बच्चों पर दूसरा रास्ता नहीं रह जाता। अगर कार्यपालिका के हाथ में यूपीएसआई जैसी भर्ती दे दी जाए तो जो दरोगा 15 लाख रुपए देके बन रहा है, वो अगर किसी धांधलेबाज को पकड़ भी ले तो 2 लाख रुपए देके उसका रफा दफा कर देता। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो पकड़ के इसको न्यायालय को ही देना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने जो एक रिट दायर की थी, एक केस चला हुआ था, आप सबको
पता होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में खरे सर के अंडर वो केस था, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, डेट नहीं मिल पा रही थी। तो दूसरा एक एकल खंडपीठ में, लखनऊ खंडपीठ में एक केस चला था जो हमने रिट दायर की थी, उसकी सुनवाई हुई सर 7 तारीख को। माननीय कालिया जी उसके वकील हैं और उसकी सुनवाई में ये निर्णय निकल के आया कि उन्होंने, कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि ये जो भर्ती की नियुक्ति है वो अब न्यायालय के अधीन हो गई। यानी जिन बच्चों ने रिट दायर की थी, जिन्होंने केस किया था, उनको कहीं ना कहीं इतना अब सुकून है कि कम से कम नियुक्ति पत्र लेके जो ईमानदार बच्चों के साथ साइड से धांधलेबाज खिसक रहे थे, अब वो कम से कम नियुक्ति पत्र की वजह से रुक जाएंगे। न्यायालय ने कह दिया है कि इसकी नियुक्ति अब न्यायालय के अधीन है। हालांकि उन्होंने स्टे की या रद्द की या कैंसिल की कोई बात नहीं कही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी तो विद्यार्थी होते हैं सर। अब अभी जो मनोज जी ने एक बात कही मुझे बहुत पसंद आई कि सरकारें आजकल सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए जो है सांप का फन उठाए बैठी हैं, उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। जैसा मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया था कि सारे मंत्री और सब लोग यशस्वी हैं सिर्फ बेरोजगार को छोड़ के। दूसरी बात, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाली बात जो कौशिक जी ने कही थी, बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं आपको बारंबार इस चीज का धन्यवाद देता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम मंत्रियों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी मैं मनोज जी से पूछूं कि सर क्यों राजस्थान में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों रीट बेकार हो गया, अभी मैं गोपाल जी से पूछूं कि यशस्वी हो गए अगर आपके गहलोत जी, तो कैसे कोई भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है? गोपाल जी आऊंगा, एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सर जैसे हम नेताओं से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों ना हमारी जिम्मेदारी बने यूथ की, युवा की, जिसके सब जो है एग्जाम्पल देते हैं ये फलाना ढिमाका यूथ, क्यों ना जिम्मेदारी बने कि हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया से जो एक मुखौटा पहन के बैठे हैं, किन्हीं चुनिंदा लोगों के लिए काम करते हैं, उनसे ये पूछा जाए, ये सवाल उठाया जाए कि क्या रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अकेले शिव कुमार जी ने उठा रखी है? क्या आप इस देश के पत्रकार नहीं है क्या? आप सिर्फ महल मकानों और इन्हीं को, इन चीजों को ही दिखाने के लिए बने हैं क्या? बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जो कौशिक जी ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उसी मापदंड पर तोलना चाहिए जैसे हम मंत्रियों से जो है प्रश्न कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बारंबार इस चीज की बधाई देता हूं सर कि आप प्रखर होकर बिना किसी झुकाव के और आज भी 1 साल से लगातार इस मुद्दे पर रुके हुए हैं। और यही आपका जो प्रखर होना है वो साहस है कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों का, शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, अमिताभ ठाकुर जैसे समाज सेवियों का, कि वो आज आकर अपनी बात तो कम से कम रख पा रहे हैं, वरना उनके लिए तो प्लेटफॉर्म ही नहीं है सर। दूसरी बात, मनोज जी ने एक बात कही थी शिव कुमार जी, उसको और मैं लेना चाहता हूं कि जो सिलेक्टेड इसमें बच्चे हैं यूपीएसआई भर्ती में, उनको कहीं ना कहीं उससे कई गुना ज्यादा दुख है जो दुख नॉर्मलाइजेशन की वजह से रह गए बच्चों को है। मान लो जो अभ्यर्थी इन्होंने गिरफ्तार किए वो तो जेल गए, मनोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, वो तो जेल गए, लेकिन महाराज जो बच्चे मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं और जो बच्चे मेहनत करने के बावजूद इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए आपने किया क्या? एक रूसी कहावत है, कहते हैं डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस। अगर न्याय में भी देर हो तो वो अन्याय लगने लगता है। फिर कोर्ट में भर्ती चली गई और मान लो अगर 4 साल 5 साल भर्ती ले गई तो फिर से सारे ओवरेज होंगे। आखिर इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। खास करके तो भर्तियों में यही तो होता है, 4-6 साल 7 साल 8 साल कोर्टों में घूमती रहती है, उसके बाद फिर न्याय मिला न मिला, कितने जीवित हैं, कितने दूसरी जगह रोजगार पा जाते हैं, कितनी प्राइवेटों में चले जाते हैं, कितने थकार कर सुसाइड कर लेते हैं। उन शिव कुमार जी एक बात सर कोट करना चाहूंगा, और खासकर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं इस वजह से कोट कर रहा हूं कि वैसे तो सब जगह सेम स्थिति है सर, चाहे आइदर इट इज राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, मध्य प्रदेश, कोई भी, लेकिन उत्तर प्रदेश का निवासी हूं तो जानता हूं जड़ से। ये ऐसी एक प्रथा, यानी ऐसा एक कलंक है, ब्लैक स्पॉट है इन भर्तियों पे कि 2002 की दरोगा भर्ती 2005-6 में जाके खत्म होती है, 2011 की भर्ती 2017 में पूरी होती है सर, और 2017 की दरोगा भर्ती की नियुक्ति 2022 में पूरी हुई है। और उसी ढर्रे के अंतर्गत पंचवर्षीय योजना को लेते हुए ये 2022 की भी भर्ती को फंसाया जा रहा है कि ये जवाब दे देता हूं, आपको समझा देता हूं। जब चुनाव आता है तो 6 महीने पहले प्रत्येक सरकार रोजगार पर जाती है, 4.5 वर्ष रोजगार नाम की चीज नहीं खोलती कोई सरकार, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार XYZ हो, क्योंकि सरकारें 4.5 साल रोजगार से कोई लेना देना नहीं होता है। वोट पड़ने से पहले वो युवा को
अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उसे लालच देते हैं। कोई कहता है करोड़ों, कोई कहता है लाखों। उन्हें खुद पता नहीं है कि हम कितने पद हैं हमारे पास। कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा? कोई पूछने वाला नहीं है। यहां जरूरत है कि ये बताइए कि नूपुर शर्मा पर एफआईआर कब होगी। दूसरा पक्ष कहेगा गिरफ्तारी नहीं होगी। यहां नहीं जरूरत है किसी की रोजगार की, किसी के सिस्टम की। अगर देश में आपसी भाईचारा बिगाड़ने की ये कोशिश मीडिया पे बैठ के नहीं होती तो कोई मुसलमान बैठ के ये नहीं कहता शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट नहीं बताता। इस देश का यही दिन देखना बाकी रह गया था। और आज वो व्यक्ति सलाखों के भीतर नहीं है। मैं किसी धर्म समाज की बात नहीं करता हूं, चाहे वो मुस्लिम समाज के लिए बोला जाए, चाहे हिंदू समाज के लिए बोला जाए। देवी देवताओं और पैगंबर के खिलाफ बोलना प्रत्येक व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है। नहीं होनी चाहिए इस पर चर्चा। चर्चा होनी चाहिए रोजगार पर, चर्चा होनी चाहिए शिक्षा पर, चर्चा होनी चाहिए स्वास्थ्य पर। ये जो छात्र लिख रहा है हमसे एसएससी वाला कि सर अगर ये जो साथी मेरा बीमार है रोड पर, अगर ये मौत के मुंह में चला जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, या फिर मैं जहां से धरने पर चला हूं वो सरकार? कौन जिम्मेदार होगा? हालत सीरियस है। वो छात्र उसे लेके पैदल यात्रा भूल गए हैं, उसे अस्पताल ले गए हैं। सुनील जी जरा जल्दी कहिए अपनी बात, फिर मैं विक्रम सिंह के पास जाऊंगा। सुनील जी।